नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भले ही कड़ाके की ठंड में आपसे हर रहे हों, लेकिन बिहार में सियासी गर्मी चरम पर है। एक के बाद एक सियासी गर्माहट का एहसास कराते बयान आते हैं। पल पल तस्वीर बदल रही है। सवाल कई सारे हैं। क्या सूबे के मुखिया बदले जाएंगे? क्या विलय से पहले बिहार की सियासत में बड़े बदलाव होंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वक्त से पहले चुनाव होंगे? और सवाल यह भी कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसे मिलेगा? इन तमाम सवालों पर आज बड़ी बहस। जेडीयू के अंदर हर पल बदलती तस्वीर और बयानबाजी से बीजेपी में बेताबी है। बीजेपी सीधे सीधे सीएम मांझी को विधानसभा भंग करवाकर चुनाव करवाने की चुनौती देते हुए नीतीश को ललकार रही है। तो क्या वक्त से पहले चुनाव होंगे? क्या बिहार में मध्यावधि चुनाव के हैं आसार? क्या बिहार में नवंबर से पहले हो जाएंगे चुनाव? क्यों बेताब है बीजेपी चुनाव के लिए? क्या आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे? अभी कौन कर सकता है? अभी तो हैं, अभी हैं और रहेंगे। अभी रहेंगे कि नहीं? कोई मतभेद नहीं। जी हाँ, मुख्यमंत्री का ये दर्द बेदर्द होती जा रही सियासत का ही नतीजा है। लेकिन अब विलय की वजह से हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। बेबाक मांझी दबाव महसूस करने लगे हैं। जेडीयू में नुमाइंदगी को लेकर टूट की आवाजें सुनाई देने लगी। क्या आप भी मानते हैं कि आप सीएम के आप कुर्सी में दौर में शामिल हैं? जब सब शामिल हो गए तो हम भी शामिल रहे। दलित सीएम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर कोई है तो होना ही चाहिए। दलित सीएम न होने कोई उचित भी नहीं है। समय के पहले चुनाव होने के बाद विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव होगा। सीधा सा गणित है। अगले चुनाव तक श्री जीतन राम मांझी अपने पद पर बने रहेंगे। और क्या नीतीश कुमार जैसे बुद्धिमान आदमी से आप उम्मीद करते हैं कि वो जहर खाकर आत्महत्या करेगा? अभी बिरनी के खोता में क्यों हाथ डालेगा? क्यों हम महादलितों को भड़कावेंगे? इससे तो अगर कोई बात होती है तो जो हमारा एक बड़ा समर्थक वर्ग है वो हमसे विक्षुब्ध होगा। ये काम नीतीश कुमार जैसे बुद्धिमान आदमी से आप उम्मीद करते हैं क्या? आप लोग साथ हैं जीतन राम मांझी के? नहीं, हम पार्टी के साथ हैं। हम जीतन राम मांझी के साथ हैं, हम नीतीश कुमार के साथ हैं, हम शरद यादव के साथ हैं, जो पार्टी के फैसले हैं। लेकिन पार्टी कोई ऐसा आत्मघाती फैसला नहीं करेगी जो असमय हमें अकाल मृत्यु की ओर ले जाता हो। बिहार में नवंबर में चुनाव होने हैं, लेकिन मांझी की मियाद पर लगातार उठते सवाल। जेडीयू के बागियों को बीजेपी का मिलता समर्थन और दिल्ली में विलय को लेकर अंतिम नतीजा पर जाया हो रहा वक्त इशारे कर रहा है कि चुनाव जैसे हालात का मुकाबला कैसे किया जाए। बीजेपी ने तो विधानसभा भंग करने की चेतावनी खुलकर मांझी को दे दी है। और मैं जीतन राम मांझी से तो कहूँगा कि अगर उनको हिम्मत दिखानी चाहिए, अगर उनको हटाते तो हटाने के पहले वो विधानसभा को भंग करके और नए चुनाव के मैदान के अंदर जाएं, केयर टेकर मुख्यमंत्री बने, वो लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। अब सवाल यही है कि क्या वाकई बिहार में मध्यावधि चुनाव के आसार बन रहे हैं? और अगर बन रहे हैं तो जाहिर है कि जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी इसके लिए अलग अलग वजहें तलाश रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। और चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको मेहमानों से परिचय करवा दें। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अभिनान सुमन जी आरएलएसपी की तरफ से, नवल शर्मा जी हैं जेडीयू की तरफ से, और संजय मयूख जी हैं बीजेपी की तरफ से। बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। सबसे मेरा सवाल पहले आपसे होगा नवल जी, क्या ये चुनाव का अगर मौका मिलता है आपको तो क्या आप तैयार हैं? वक्त से पहले चुनाव की जो बातें सुशील मोदी की तरफ से कही जा रही है, चुनौती एक तरफ से दी जा रही है आपको कि आइए मैदान में। सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री पद जाने के वियोग में जल्दी चुनाव चाहते हैं या बिहार की जनता पर असमय आर्थिक बोझ लादना चाहते हैं, या सुशील मोदी जी सत्ता की छटपटाहट में बेचैनी उनको घेरे हुए है? अब इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, वरिष्ठ नेता हैं जी। हमारी कोशिश यह रहेगी कि बिहार में चुनाव समय पर हो। हमारी विपक्ष तो बहुत पहले से प्रयास कर रहा है कि बिहार की सरकार, ये मौका मिला है इसलिए क्योंकि जेडीयू के अंदर उथल पुथल मची हुई है।
मैं वही बता रहा हूँ, कृपया सवाल को पूछकर जवाब को धैर्यपूर्वक जरा सुना जाए। जी। बीजेपी काफी लंबे अरसे से प्रयास में है, गठबंधन टूटने के बाद से ही प्रयास में है कि बिहार में सरकार गिर जाए। खासकर जब से बिहार में एक महादलित व्यक्ति का मुख्यमंत्री के पद पर सत्तारोहण हुआ है, बीजेपी की बेचैनी कुछ ज्यादा बढ़ गई है। तो सुशील मोदी जी तो चाह ही रहे हैं कि बिहार की सरकार गिर जाए, लेकिन हमने बिहार की जनता से जो वायदे किए थे, हमारा मुख्य एजेंडा यह है कि हमने बिहार में न्याय के साथ विकास और सुशासन का जो एजेंडा अपने हाथों में लिया था, उसके विकास की रफ्तार को कैसे बरकरार रखा जाए, कैसे और बढ़ाया जाए, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु यह है कि अपनी इन्हीं कारगुजारियों के चलते सुशील कुमार मोदी जी समेत बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा अभी तक जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पाई है। यह एक ऐसा विपक्ष है जो अभी तक बिहार की जनता को यह भरोसा नहीं दिला पाई है कि हमारे पास कोई वैचारिक और आर्थिक रोड मैप है और हम बिहार का विकास वर्तमान सरकार की तुलना में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो विपक्ष का काम केवल सत्ताधारी पार्टी में नुस्खा निकालना नहीं होता है, केवल सरकार की कमियों को उजागर करना नहीं होता है, बल्कि अपना एक वैकल्पिक एजेंडा भी पेश करना होता है। माफी के साथ मैं रोकना चाहूंगा नवल जी, लेकिन क्या ये मौका आपने नहीं दिया है, आप नहीं दे रहे हैं उन्हें कि वो आपको चुनौती दे रहे हैं? आपके अंदर की स्थिति ठीक नहीं हो पा रही है, मांझी जी की बयानबाजी अलग और फिर मांझी जी की बयानबाजी को लेकर आपके नेताओं की बयानबाजी अलग, रमे राम कहते हैं कि हम भी सीएम पद की रेस में, ये तमाम चीजें आप विकास एजेंडा लेकर चल रहे हैं, लेकिन विकास एजेंडे से भटककर कहीं ना कहीं दूसरे बयानों को लेकर बीजेपी को मौका नहीं दे रहे हैं आप ही लोग। देखिए, पहली बात तो मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि आपको ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जिसके आधार पर आपको लग रहा है कि हम बीजेपी को मौका दे रहे हैं? देखिए, राजनीति का चरित्र बड़ा कम्प्लेक्स होता है, बड़ा जटिल होता है। राजनीति में कई सारी बातें आपस में आपने सवाल पूछा है तो मैं अगर रमी राम जी कुछ बोलते हैं तो लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा रखने का अधिकारी है। तो क्या ये प्रत्येक व्यक्ति को कुछ बनने का अधिकार है जी? क्या ये सही वक्त है कि हम सीएम पद की रेस में हैं, दावेदारी में हैं? नहीं, सीएम ऑलरेडी है, नहीं, वक्त का चुनाव हम और आप कैसे कर सकते हैं? वक्त का चुनाव और पात्र का चुनाव, पात्रता का चुनाव तो जनता करती है। हाँ, तो और संसदीय लोकतंत्र में विधायक करते हैं या सांसद करते हैं। बिल्कुल सर, यही सवाल है कि अगर आपके अंदर एक सीएम पहले से ही है, सरकार चल रही है और आपके अंदर ही मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि हम भी सीएम पद की रेस में, अभी रेस की बात अगर है तभी तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि आप जी न्यूज के नेशनल हेड बनना पसंद कीजिएगा, आपका क्या जवाब होगा? हमसे आप पूछिएगा कि आप राजनीति करते हैं, प्रधानमंत्री बनना पसंद कीजिएगा, मुख्यमंत्री बनना पसंद कीजिएगा, तो हम क्या जवाब देंगे? रेस वाली बात, रेस कब होती है? जब कंपटीटर होते हैं। प्रवृत्ति है, इसको आप पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? कंपटीटर एक सपना, एक इच्छा अलग बात होती है, लेकिन रेस में कंपटीटर होते हैं तो क्या कई सारे दावेदार हैं? विश्लेषण का अधिकार आपका है, आप पत्रकार हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसी अधिकार आपका भी है सर उस नजरिए को स्पष्ट करना। मैं संजय जी आपके पास आऊंगा, क्या बीजेपी बेताब है वक्त से पहले चुनाव करवाने को लेकर और बीजेपी पूरी तरह से तैयार है? देखिए, मेरा सीधा कहना है, यह बिहार की धरती है, उर्वर भूमि है। हम वो चीज़ भी याद रखते हैं कि सन 74 भूल न जाना, सत्ता मद में डूब न जाना। हम कहीं से बेताब नहीं हैं। हमने 16 जून के बाद कहा था सीधे तौर पे कि हम कभी इस सरकार को गिराने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग सत्ता मद में ऐसे डूब गए कि इनको जनता की छटपटाहट दिख ही नहीं रही है। इन्होंने तो रंगमंच बना डाला है, इस पूरे बिहार के वातावरण को रंगमंच में परिवर्तित कर दिया है। ये नाटक कर रहे हैं, ये वो अभिनय कर रहे हैं। कौन है जी? नाटक के निर्देशक कौन है? नाटक के निर्देशक असंवैधानिक सत्ता केंद्र। कौन है असंवैधानिक सत्ता केंद्र? आज बिहार में कौन है ये बिहार की जनता जानती है कि कौन है वह व्यक्ति जो बता सकते हैं सर, आप फिर भी बता सकते हैं। हाँ, जनता दल यू के माननीय प्रणेता पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस असंवैधानिक सत्ता केंद्र के मालिक बने हैं। तो वो रंगमंच के निर्देशक हैं और निर्देशक है और पूरी कहानी और पूरी पटकथा। मुख्यमंत्री की वैकेंसी है क्या? पहले मुझे बोल लेने दिया जाए। यदि मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में जी मेरा सीधा मानना है इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। हाँ। हम कहाँ मांग रहे हैं? हमने कभी इस्तीफा मांगा क्या? हमने जीतन राम मांझी तो जी आप क्यों कह रहे हैं कि मांझी जी को अब कह रहे हैं कि जब रेल लूट रहा है, जब शहर में बैंक से जाता हुआ व्यक्ति लूट जाता है, जब शहर में बलात्कार होता है, जब शहर में हाहाकार होता है, काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से?
मांझी जी काम नहीं कर पा रहे जब हाहाकार होता है तब ये सत्ता बचा, मैं मांझी जी पर नहीं लाना चाहता, सीएम तो मांझी जी हैं। मैं बता रहा हूं आपको कि सीधे तौर पे जब हाहाकार मचा आप है, एक तरफ कहते हैं कि मांझी जी बहुत अच्छे हैं, पूरे शहबाज मैं हुसैन कहते हैं बहुत अच्छा, अच्छे अब हैं, मैं अच्छे बुरे का नहीं, मैं लेकिन मुझे आप तो उनकी सरकार पर सवाल उठाते हैं। मुझे तो सशक्त विपक्ष में रहने का मौका मिला है, और ये लोग वायदे की बात कर रहे हैं। किस वायदे की बात कर रहे हैं? 10 के नवंबर में जो चुनाव हुआ था उसमें वायदा 91 विधायकों को मिला आपको था। लगता है कि चुनाव हो सकता है वक्त से पहले और उसके लिए बीजेपी पहले से तैयार है, इसलिए आप ताल ठोकर सामने जिस आ रहे तरह हैं? की मारामारी इनके यहाँ चल रही है उसमें चुनाव हम थोड़े ही चाहते हैं। हम थोड़े ही चाहते हैं कि जनता के बीच चुनाव में ये लेकिन लोग नवल जी कह रहे हैं कोई मारामारी नहीं है। पूरी तरह से जनता दल नवल जी कह रहे हैं कोई मारामारी नहीं है। अरे दिख रहा है, जो दिख रहा है वही ना दिख रहा है। तो इनको बताइए, दिखाइए। मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, क्या बोल रहे हैं? क्या बैठक कर रहे हैं आप? कौन सी बैठक कर रहे हैं? क्यों नरेंद्र बाबू बोल रहे हैं कि कौन होगा क्या होगा? क्यों रमई राम जी बोल रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी है क्या? नवल जी 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 अभी कोई वैकेंसी तो निकली नहीं है, पहले से ही सीएम है बने हुए। ये भी तो अपने आप में बड़ा ही आश्चर्य का विषय है कि सीएम की वैकेंसी नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेता ललायत हैं सीएम बनने के लिए। विपक्ष के नेता आप देखिए मेरी पार्टी आपके ही नेता क्यों कह रहे हैं? मैं वही बता रहा हूं। आपने कुछ दिन पहले राधा मोहन सिंह जी ने कहा कि सुशील कुमार मोदी जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, और मुख्यमंत्री पद को लेकर जैसा ऊहापोह और जैसी रस्साकस्सी बीजेपी में है, आपको हमारी पार्टी में कहां से दिख रही है? बीजेपी में सत्ता के लिए जो बेचैनी है। रमई राम जी कौन है? रमई राम जी कौन है जी? रमई राम जी कौन है? अरे मैं बता तो दिया, अगर ऐसे आप पूछना चाहेंगे तब तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए स्वतंत्र है। तो फिर आप में भी है? नहीं, कोई हमारे यहाँ रेस में आप में भी कोई स्थिति नहीं सारे रेस में की कोई स्थिति नहीं है। अगर विचार की अभिव्यक्ति की बात होती है तो शायद मेरे ख्याल से ये पार्टी फोरम पर बात रखी जानी चाहिए कि मैं भी सीएम। मैं आऊंगा अभिनंदन जी, क्या ये मौजूदा स्थिति आपको लग रहा है कि एक संकेत है वक्त से पहले चुनाव को लेकर, और इसलिए बीजेपी इस तरह का बयान देकर, इस तरह की चुनौती देकर वो चाह रही है कि वक्त से पहले चुनाव हो? बेताबी क्यों फिर? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जीतनराम मांझी खुद कह रहे हैं, जनता दल के मुख्यमंत्री हैं, माननीय नीतीश कुमार जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। तो खास करके आज ही आपका बयान आप देखें कि जीतनराम मांझी खुद कह रहे हैं कि आज मैं मुख्यमंत्री हूं, कल मैं रहूंगा नहीं रहूंगा कौन जानता है। तो आप सोच सकते हैं कि स्पष्ट जो बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी हैं वही बता रहे हैं कि कल मैं नहीं रहूंगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आज आप मीडिया के बंधु अगर उनसे पूछते हैं कि आप मुख्यमंत्री आज हैं, तो कहते हैं कि आज मैं हूं, कल रहूंगा कि नहीं रहूंगा मैं नहीं जानता हूं। इसका मतलब है कि ये जीतनराम मांझी निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि कल मैं मुख्यमंत्री नहीं होऊंगा, और खास करके मेरे गठबंधन के नेता। इसका मतलब सरकार तो नहीं गिर जाएगी? नहीं, कुछ दूसरे चेहरे आ सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत है ही नहीं। अब जब जीतनराम मांझी को, जैसे आप सिर्फ जीतनराम मांझी को बयान में आप दिखाए, तो आपको लगता है कि मांझी जी के हटने से सरकार गिर जाएगी? नहीं, बिल्कुल मांझी जी को कहने से नहीं, मांझी जी को जनता दल के शीर्ष जो नेता हैं, जो पीछे से जो उनको हटाने के लिए जो ऐसे परेशान हैं या प्रयासरत हैं कि कैसे इनको हटाऊं, इनके जो और जो मंत्रिमंडल के, मांझी जी के मंत्रिमंडल के अन्य नेता हैं जैसे बृषण पटेल साहब हैं, उन्होंने कहा कि मांझी को कैसे हटाया जा सकता है, मांझी के माने फेवर में आए हैं। आप देख रहे हैं रमई राम वही बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं नरेंद्र सिंह वही बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जनता दल में जीतनराम मांझी को हटाने पर जो ऐसे जनता दल के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो दो गुट में बटे हुए हैं। अब स्थिति ये आ गई है कि जैसे आपने कहा तो कि ये कि नवल शर्मा जी जैसे कहा कि ये जो ऐसे छटपटाहट में है, उप मुख्यमंत्री से हटे हैं तो इनको जल्दीबाजी है, छटपटाहट है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये सारी परिस्थितियां जो है जनता दल यू में दिख रही है, और साथ ही साथ आपको लगता है नहीं स्पष्ट है। अब जो आपको लगता है कि नीतीश जी ये चाहेंगे कि वक्त से पहले चुनाव हो, मांझी जी को हटाकर? नीतीश जी चाहेंगे कि परेशान आपके मुताबिक हैं? नहीं, नीतीश जी नहीं चाहेंगे कि वक्त से पहले मैंने चुनाव हो। नीतीश जी थोड़ी चाहते थे कि मैं कुर्सी छोड़ करके अब मैं जीतनराम मांझी के दे दूं। उसी प्रकार ये नीतीश जी भी नहीं चाहते हैं कि वक्त के पहले असमय चुनाव हो बिहार में, जनता पर फिर दोबारा बोझ लादा जाए। लेकिन इनके पार्टी के जो विधायक हैं वो दो खेमे बटे हुए हैं। इनके पार्टी के जीतनराम मांझी के मंत्रिमंडल के, नहीं, जीतनराम मांझी के मंत्रिमंडल के जो मंत्री परिषद के जो मंत्री हैं वो दो खेमे विभक्त हैं। अगर जीतनराम मांझी को नीतीश कुमार जी हटाते हैं तो निश्चित तौर पर मध्यावधि चुनाव होना तय है।
अब इसमें कहीं दो मत नहीं है, कहे कि एक गुट। वही मेरा सवाल है कि दो खेमे में अगर जेडीयू बढ़ गई तो इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है विरोधी फायदा पार्टी। तो लोकतांत्रिक प्रणाली में तो फायदा हर एक लोकतंत्र है, किस लिए भाई चुनाव किस लिए होते हैं? अगर हम फायदा उठाने की बात जेडीयू के कितने विधायक आपके जब संपर्क में हैं? जनता देख, बिल्कुल हमारे गठबंधन में 50 से ऊपर विधायक जो हैं हमारे गठबंधन के साथ आने के लिए तैयार हैं। और ये मांझी को गिरा के देख लें, मांझी को हटा के देख लें, तो इनकी सरकार नहीं जाएगी। या तो मध्यावधि चुनाव होगी, निश्चित तौर पर मध्यावधि चुनाव अब जो ऐसे तय दिख रहा है। जी नवल जी, ये इस तरह का राग अलाप रहे हैं बहुत लंबे समय से। आपको याद होगा कि बिहार में जब मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे और विश्वास मत की जब बारी थी, उस समय भी ये लोग बता रहे थे कि सरकार गिर जाएगी। कई सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं। राज्यसभा के चुनाव में भी पर्दा के पीछे इन लोगों ने कैसा खेल खेला, हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया, एक महादलित की सरकार को गिराने का प्रयास किया। यह भी तमाशा पूरे राज्य की जनता देख चुकी है। तो ये लोग तो बहुत पहले से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि सरकार को गिरा दिया जाए। प्रयास आपकी नहीं, आप बोलिए मत, आपकी जब बारी आएगी तो बोला जाए। लेकिन नवल जी एक सवाल तो है, आपके ही विधायक ये कहते हैं कि मांझी जी को हटाया गया तो हम विरोध करेंगे, बगावती तेवर पर उतर जाएंगे और सरकार तक गिराने की नौबत आएगी तो गिरा देंगे और हम बीजेपी से भी समर्थन लेंगे। ज्ञानंद सिंह ज्ञानू ठीक है, आप कहेंगे कि वो बगावती तेवर अपनाते हैं। राजेश्वर राज जो काराकाट से विधायक हैं वो कह चुके हैं और तमाम उन विधायकों का दावा है कि 50 हमारे पास हैं। कहीं से कोई असंतोष नहीं है। जो भी दावा है मैं तो बता चुका कि सारा दावा फार से बहुत लंबे समय से हमारी पार्टी के बारे में दावा किया जा रहा है। और जब दावे के हकीकत को परखने की बारी आती है लोग मैदान छोड़कर भाग खड़ा होते हैं। तो यूं ही नहीं उठता। हमारी सरकार कहीं तो आग लगी है। सुन लिया जाए, हमारी सरकार अल्पमत में है, हमें पूरा बहुमत नहीं है। लंबे समय से राग अलापा जा रहा है। हम लोग बार बार कहते हैं कि जाकर विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत का परीक्षण कर लीजिए। ये मीडिया के दफ्तर में बैठकर बहुमत का परीक्षण करेंगे किसके पास बहुमत है या नहीं है। बोलने दिया जाए। दूसरी बात है कि अभी संजय जी जिस तरह से बात को कह रहे थे कि इन लोगों ने जनता के साथ क्या वायदे किए। हाल में दिल्ली में बलात्कार कितनी बड़ी घटना हुई। बिहार की तुलना में दिल्ली में बैंक रॉबरी, महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़, ये घटनाएं बहुत आम हो गई हैं पिछले 6-7 महीने में। तो इनको जवाब देना चाहिए, इनको जवाब देना चाहिए इन सारे मुद्दों पर। मैं जवाब देना चाहता हूं। आप बच सकेंगे? मैं जवाब देना चाहता हूं। आपके मुताबिक नवल जी, अगर दिल्ली में बलात्कार हो रहा है तो जरूरी है कि बिहार में भी उतनी संख्या में बलात्कार सुन लिया जाए। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उस झूठे आरोप का पर्दाफाश कर रहा हूं जो बिहार सरकार पर कर रहे हैं कि बिहार में बिहार सरकार के आंकड़े बता रहे हैं, अखबार बता रहे हैं, बिहार सरकार के एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि क्राइम रेट के मामले में भाजपा शासित राज्य बिहार पे बहस चल रही है, क्राइम ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं बिहार से ज्यादा मध्य प्रदेश में, बिहार से ज्यादा छत्तीसगढ़, बिहार में आप ब्रेक लेते हैं। बिहार में सुशासन में ये लॉ एंड ऑर्डर एक बहाना भर है और सरकार को लेकर बहुत कुछ तस्वीर बदल रही है। आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ तस्वीर नजर आ सकती है और सवाल विलय को लेकर भी। एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी है। रामानुज प्रसाद जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आरजेडी के नेता। तो वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसे मिलेगा? कहावत तो है कि किसी को नहीं मिलता, लेकिन चुनाव वक्त से पहले करवाने को लेकर बीजेपी की बेताबी नजर आ रही है। तो सवाल है कि वक्त से पहले चुनाव होते हैं तो किस्मत से ज्यादा किसे मिलेगा? सुशील कुमार मोदी ने जीतन राम मांझी को विधानसभा भंग करने की चुनौती तो दे दी है, लेकिन मुश्किल बीजेपी के सामने भी है। ये मुश्किल कैसी है, बीजेपी से जुड़े नेताओं की जुबानी ही सुन लीजिए। उचित है, पुराना चाउर ही पंथ पड़ता है। पुनः पुराने अनुभवी लोगों को लिए हुए ये हम जग पार नहीं लगा सकते हैं। जो कोई सोचता है कि हम अकेले बल पकड़ लेंगे तो अपने पास रखें। जब तक सभी बिहार के सभी वरिष्ठ लोग साथ नहीं आएंगे, साथ एकजुट होकर नहीं चलेंगे, तब तक बिहार में ये टारगेट पूरा होना मुश्किल है। इसलिए हमने पहले भी कहा आपसे कि हम सभी कमियों को दूर करेंगे और दूर करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, हम उसको दूर करके ही आगे बढ़ सकते हैं। और आपका कहना सही है कि लालू और नीतीश जी के समझौते के बाद हमारी चुनौती और संघर्षमय हो गई है। ये हमको और मेहनत की जरूरी है और इसके लिए लक्ष्य भी अपने को हाई रखना, ऊंचा रखना पड़ेगा। एक और सवाल उठता है कि क्या
अनुभवी चेहरों का अब कोई मतलब बीजेपी में नहीं रह गया है क्या? अगर इस लक्ष्य को पाना है तो फिर से अनुभवी चेहरों को तरजीह दी जानी पड़ेगी, तभी जाकर के लोग लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। देखिए, अब अनुभवी से क्या मतलब है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बीजेपी को एक कलेक्टिव लीडरशिप जनता के सामने पेश करना पड़ेगा, एक सामूहिक नेतृत्व पेश करना पड़ेगा, जिसमें सभी वर्गों को लगे कि हमारे हितों की देखने वाला, या एक जो एक भावनात्मक फीलिंग होती है लोगों में कि हमारे वर्ग को सम्मान मिल रहा है, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रख के, सारे चीज़ों के मद्देनज़र और एक सामूहिक नेतृत्व का चेहरा जनता के सामने बिहार बीजेपी को पेश करना पड़ेगा। और जानबूझ करके किसी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसी हुई तो बीजेपी को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन देखिए, कोई भी संगठन परिपूर्ण नहीं होता है, उसके अंदर जो कुछ कमियां रहती हैं, संगठन चलाने वालों का दायित्व रहता है कि उन कमियों को ठीक करें। और इसलिए मैं ये नहीं मानता हूं कि संगठन पूरी तरह से परिपूर्ण हो गया है, उसमें जो कुछ कमियां हैं उसको ठीक तो करना पड़ेगा। बिना ठीक किए फिर कैसे चुनौती दे रहे हैं सुशील मोदी की? आइए चुनावी मैदान में दो हाथ कर ले वक्त से पहले। रामानुज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन रामानुज जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले संजय जी से सवाल। दावे आप कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं और यहाँ तक चुनौती दे रहे हैं कि आ जाइए चुनावी मैदान में नवंबर से पहले ही, लेकिन आपके अंदर की कमियों को कहाँ आप ठीक कर पाए हैं? अनुभवी जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें कितनी जगह मिलेगी? और नेतृत्व का सवाल भी है। देखिए, बड़े लोगों का सलाह सिरोधार्ज होता है और इन लोगों ने सलाह दी है, न कहीं हमारी शिकायत की है, तो सलाह दी है, उस सलाह को हम सिरोधार्ज करने के लिए तैयार हैं। ये तो चुनाव पूर्वाभ्यास है। नारायण जी क्यों कह रहे हैं कि अगर कोई सोच रहा है अकेले दम पर या नहीं, ये सलाह है, सोच रहा है? ये सलाह है, ये पार्टी के अभिभावक वर्ग का सलाह है और इसको हम सिरोधार्ज करेंगे। उन्होंने कहीं शिकायत नहीं की, उन्होंने कहीं शिकायत नहीं की है। क्या सिर्फ अभिभावक वर्ग सिर्फ सलाह देने भर के लिए सलाह दे रहे हैं और इसको सिरोधार्ज करेंगे? और जहां तक रही, हम तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार है। हमारे राष्ट्रीय चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि सामूहिक नेतृत्व दिख रहा है। वर्ग जो है, आपने देखा होगा, सिर्फ सलाह देने भर के लिए रहेंगे। आपने देखा होगा हमारे सभी नेता एकजुट होकर, अभी पिछले दिनों हमारी कार्य समिति हुई थी, सब सामने आए थे और सबके सलाह माने गए थे। मेरा सवाल सुनिए सर, अभिभावक वर्ग क्या सिर्फ सलाह देने भर नहीं, नेतृत्व कर रहे हैं, हर जगह कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो फिर क्यों कहना पड़ा है चंद्रमोहन जी को कि नहीं, जो थोड़ी बहुत कमियां रहेगी उसको पूरा करने के लिए पूर्वाभ्यास, गेस क्वेश्चन पढ़ने का समय अब आया है। हम गेस क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो गेस क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आप कह रहे हैं कि परीक्षा करवा लीजिए, हम तैयार हैं। हम तैयार हैं, हम बताना चाहते हैं कि हम नहीं, हम बिहार को लूटने नहीं देंगे, हम बिहार को बर्बाद होने नहीं देंगे, हम बिहार में हाहाकार मचने नहीं देंगे। हम भी सशक्त विपक्ष में हैं और उसके आधार पर बिना तैयार हुए आप मैदान में आना नहीं, हम तैयार हैं। हम तो कह रहे हैं कि गेस क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं अभी। नहीं, गेस क्वेश्चन, मेरे कहने का अर्थ जो सलाह दिया जा रहा है उस सलाह को हम सिरोधार्ज करेंगे, उस सलाह को अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। वो तो हर समय चलेगा, वो तो चुनाव के बीच भी कई तरह के सलाह आएंगे जिस सलाह को हम अमली जामा पहनाएंगे। मोदी जी का पैमाना क्या है जी? मोदी जी का पैमाना है कि जो 75 पार हैं, जो उम्रदराज हैं, उन्हें आप साइड कीजिए। तो नहीं, आप सिर्फ हम पूरे चुनाव में किसी को साइड नहीं करने जा रहे हैं। पार्टी मोदी का पैमाना पर यहाँ पर फिट नहीं होगा तब? नहीं, नरेंद्र क्या चुनाव में कहा था? क्या उन्होंने मंत्रिमंडल के समय कहा था बिहार के लिए जो पैमाना? देखिए बात को नहीं, चुनाव प्रचार में भी जगह दी जा रही है उन लोगों को जो 75 से कम है। देखिए, संगठन में भी जो तय किया जाएगा केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा उसे हम अमली जामा पहनाएंगे। जो भी निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड का होगा उसको उन्हें आप सिर्फ अभिभावक वर्ग बनाकर सलाह देने भर के लिए रखेंगे। हम कौन होते हैं? हम बनाने वाले। तो बीजेपी में फिर अनुभवी की संसदीय बोर्ड होती है। बीजेपी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, बीजेपी संसदीय बोर्ड तय करता है। तो इतनी बेताबिक, मैं आऊंगा सर नवल जी, आप आता हूँ। रामानुज जी ज्यादा बेहतर होता अगर 1 मिनट का समय आप देते हैं। जी ठीक है, रामानुज जी देर से आए हैं। अच्छा रामानुज जी 1 मिनट बस। ये अभी आप जिन लोगों को दिखा रहे थे वो सारे लोग बीजेपी के ऐसे संस्कारी चेहरे हैं जो पार्टी में बुरी तरह उपेक्षित हैं।
अभी संजय जी ने बताया कि ये लोग अभिभावक हैं, सलाह देंगे, तो क्या आपकी पार्टी के जो सीनियर नेता हैं केवल सलाह देने के लिए हैं और मंत्रिमंडल के गठन की जब बारी आएगी तब आप कहिएगा कि नहीं, आप उम्र सीमा आपका एक्सपायर कर गया, आप केवल सलाह दीजिए और उनके लिए मार्गदर्शक नहीं बोलने दिया जाए। और उनके लिए बीजेपी ने एक नया प्रयोग किया, जैसे बुजुर्गों को रखने के लिए क्रेच, बच्चों के लिए क्रेच की व्यवस्था होती है, बीजेपी ने एक नया सिस्टम बनाया है, मार्गदर्शक मंडल। जो लोग उम्र दराज हो गए, जो संस्कारी किस्म के लोग, आडवाणी जी हो या फिर बिहार में हरेंद्र प्रताप जी हो, चंद्रमोहन राय जी को बताइए कितने संस्कारी नेता हैं, सीपी ठाकुर जी जैसे लोग, इन सारे लोगों को उसी मार्गदर्शक मंडल वाले क्रेच में भेज दिया जाएगा कि भाई आप लोग अब यहीं रहिए, यहीं आराम कीजिए। लेकिन सवाल नवल जी आपको लेकर भी उठेगा। नहीं, फर्नांडिस को याचना करनी पड़ी। गलत आप बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है, आप बीच में बात मत करिए, आप गलत तरीका है, गलत तरीका है। आप रामायण पढ़ रहे हैं खाली बैठ के, आप सही बोल रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस की क्या स्थिति हुई? जॉर्ज फर्नांडिस को वृद्धावस्था में जब बीमार थे, नहीं जब बीमार थे उस समय भी नीतीश जी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा, हमारी पार्टी ने उस समय भी उनको सम्मानित किया जब वो बीमार थे, जब वो बीमार थे, बीमारी की अवस्था में उनको राज्यसभा में भेजा गया। जब लगा कि जॉर्ज फर्नांडिस जी लोभ की बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं, बड़ी सावधानी से आप बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, लोग मॉनिटर करिए ऑडियंस को, तो बात वही होगी सर, बीजेपी में भी फिर वही हो रहा है, बीजेपी में और नहीं हो जेडीयू रहा अगर सवाल उठा रही है तो जेडीयू के अंदर भी वही हुआ था। मेंबर है माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन लोगों की बात कर रहे हैं, आपने उस कमेटी को देखा है और वो कमेटी तय करती है। मार्गदर्शक मंडल बता रहे हैं, सिर्फ संगठन में जगह नहीं दे रहे हैं, मंत्रिमंडल में जगह नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर है इन लोगों तय करती है। तमाम अनुभवी या उम्रदराज जो हैं, पार्टी से बाहर नहीं किए हैं, वही पार्टी आपकी ऐसी, सवाल तो उठेगा नेतृत्व को पार्टी से अलग किसी लेकर, यानी आप पूरी तरह से तैयार है नहीं अभी और चुनाव को लेकर दावे कर रहे हैं। पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। बात क्यों आ रही है? चंद्रमोहन जी क्यों कह रहे सामूहिक नेतृत्व होना चाहिए? नेतृत्व का सवाल है हमारे सामने, चंद्रमोहन जी भी नेता है और सुशील मोदी जी भी नेता है, नंदकिशोर जी भी नेता है। तो फिर इनसे क्यों सवाल कर रहे हैं जेडीयू से कि आपके नेता कौन है आपके अंदर? जब ऐसी स्थिति हमारे तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने झारखंड का भी चुनाव लड़ा, हमारे नहीं तो बताए ना कि मांझी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। रामन जी मैं आपके पास आऊंगा, बिहार का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या ये मौजूदा स्थिति, मेरा सवाल आपसे सर, बड़े साहब वही वाले नेता हैं आप, और मौजूदा स्थिति आपको बता रहा है, सुशील मोदी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का, जीतन राम मांझी जी को हिम्मत दिखाकर, बिहार का नेता मांझी जी को हिम्मत दिखाकर विधानसभा भंग करवाना चाहिए और चुनाव करवाना चाहिए। आपको लग रहा है कि मौजूदा परिस्थिति ऐसी है जिसमें वक्त से पहले चुनाव होने जा रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि, मैं समझता हूँ किसी भी अनुभव रखने वाले राजनीति में जो लोग हैं, मैं नहीं समझता कि बिहार की वैसी परिस्थिति है कि बिहार में समय पूर्व चुनाव हो जाए, ऐसा कहीं से नहीं लगता। और मैं समझता हूँ कि सही आपने कहा, जो सवाल अपने खड़े किए हैं या जो वाइट आपने दिखलाने का काम किया, तो बीजेपी भी के भी जो अंदरूनी हालात है, मैं समझता हूँ कि बिहार बीजेपी केंद्र की उस बीजेपी से भी बुरी स्थिति में है, जहाँ आडवाणी जी या मुरली मनोहर जोशी जी को क्या किया गया, कौन कौन से फजीयत कैसे रोना पड़ा, ये तो सारे लोगों ने देखा है। और ये हमारे साथी कह रहे थे कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है और एक आदमी की पार्टी नहीं, 2 आदमी की पार्टी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी है। और देश के चाहे पार्टी का निर्णय हो या सरकार का निर्णय हो, देश को अंबानी को देना है कि अडानी को देना है कि टाटा को देना है कि बिरला को देना है, ये सब 2 मिल के तय कर दे रहे हैं। क्योंकि ये 2 को पर ही पैसे खर्च करके कॉर्पोरेट कराना और एक को प्रधानमंत्री। लेकिन सुशील मोदी जी अगर ये चैलेंज करते हैं कि आइए चुनावी मैदान में, नहीं ये बिल्कुल उनके चैलेंज को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये लोग इतने भी सुशील मोदी जी यहाँ कहने की स्थिति में आ गए, या हमारे भाई संजय जी यहाँ बैठ कर के, हमारे साथी जो है सो विधायक जी यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, तो ये इसी स्थिति में भी पहुँच गए, तो वो हमारे फूट का नतीजा है। बस मैं अब अगर हमारे लोग नहीं टूटे होते, हमारी ये विडंबना है हम समाजवादियों का कि टूटना जुटना जो हमारा रहा है इतिहास, तो अभी फूट की स्थिति है क्या? नहीं, अभी नहीं है, अभी तब तक नहीं रहेगी जब ये देश जेडीयू के अंदर की स्थितियों को लेकर क्या ये मौका मिला है बीजेपी को चैलेंज देने का? ये देखिए, जेडीयू के अंदर की स्थिति जो सवाल है ना कि हम जब हमारे घर में कुछ होगा तो पड़ोसी का कलेजा तो फटेगा,
तो आपके बिल्कुल फट रहा है वो जो यानी आस आपके लगाए घर में अभी बैठे सब हैं। कुछ ठीक नहीं है। नहीं वो सीएम इन वेटिंग जो हैं आपके घर में अभी सब कुछ ठीक नहीं है रामानुज जी। नहीं हमारा घर है तो एक घर में तो दो चार घैला रख दीजिए तो वो ढलमलाते हैं। और जब घर है, ये पार्टी है और लोकतांत्रिक ये है, गठबंधन है, तो स्वाभाविक है। चुनाव नजदीक है, घैला ढलमला रहा है अब तक। रघुवंश बाबू का सलाह ये पब्लिकली आ रहा है ना, या किसी भाई का आ रहा है? आपके यहाँ भी सलाह आया गोपाल नारायण सिंह का, बोल रहे हैं चंद्रमोहन राय जी बोल रहे हैं, रामानुज जी, हरिंदर प्रताप जी, मेरा सवाल सभी लोगों ने बोला, जोशी जी ने अपनी वेदना रखी। रामानुज जी मेरा सवाल है कि अब घैला ढलमना रहा है, जनवरी बीतने को है, नवंबर में चुनाव होने हैं, अब तक घैला ढलमना रहा है आपका। चुनाव होगा कैसे? और चुनाव में आप ये बात जो कह रहे हैं मेरे भाई, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं इनकार भी नहीं करूंगा कि नहीं हो रहा है। मुझे गाल बजाने का, हम इन लोग बयानवीर नहीं है, गाल बजाने वाले मुझे आपकी अच्छी बात लगती है सर। ये हम कहते हैं ना, ये बिल्कुल मैं आपने कहा ना साहब, वही मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि इनके यहाँ जो हो रहा है सर, आरजेडी बनाम जेडीयू में या जेडीयू के अंदर बज रहा है? नहीं जेडीयू के अंदर भी हो सकता है, आरजेडी जब इनके यहाँ मच रहा है, मांझी जी को लेकर सब कुछ हो रहा है। मांझी जी को लेकर के तो कुछ भी नहीं हो रहा है। रमी राम जी कहते हैं कि रमी राम जी के भी कहीं नहीं है। ये अगर हो रहा है तो इस पर मंथन हो रहा है कि साहब हम कैसे उन लोग, वो जो शक्ति देश में जो बैठ गए लोग बाइस्कोप दिखा करके, नीच जात का बेटा, चाय वाला का बेटा बन करके, और उसको कैसे ये अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किन वजहों से हो रहा है? मैं उस पर भी जाऊंगा। क्या हो रहा है आप बताए तो, स्पष्ट तो करे क्या हो रहा है हमारे। मैं तो कह रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं घैला ढलमना रहा है, तो ये ढलमना रहा है, ये होता है हमने जनरल फिनोमेना, ये ना मुहावरा है ना, मुहावरा है कि जब एक से दो लोग रहेंगे तो होता है। मैं अगर दो घैला यहाँ पर रख दिया जाए सर रामानुज जी, ये मैं कहना चाहता हूँ, ये जनरल फिनोमेनन है सर। मैं कहावत पे आता हूँ, दो घैला रख दिया जाए, बिना हिलाए तो फूटेंगे नहीं, या बिना कंपन होगा। पुरवैया पछिया लगता है ना। अच्छा, वही पुरवैया पछिया लग रहा है। मैं कह रहा हूँ कहीं से मैं कर रहा हूँ, मैं स्वीकार रहा हूँ कि पुरवैया पछिया लगता है, तो घैला रखने का जो लूर तरीका होता है, उसमें कहीं गड़बड़ी हुई हो सकता है कोई गड़बड़ी हुई हो, तो उसमें जो है घैला का साइज वो गड़बड़ी, घैला ढगमगा रहा है। घैला जो है ढलमना कौन रहे? मांझी जी ढलमना रहे हैं? मांझी जी नहीं ढलमा रहे हैं। तो फिर ये जो हवा कौन बह रहा है? बीजेपी के लोग की जो बेचैनी है, और ये बेचैनी में जो इन लोग, अरे बेचैनी आपके घर के अंदर बेताबी तो देखे बन रही। अरे हम तो शासन सत्ता में, हम क्यों हम तो जहाँ जी ये लोग बोले हैं। अच्छा मैं मुझे बोलने दीजिए, ये लोग हम शासन सत्ता में हैं, हम सत्ता चलाने के लिए जनता ने जो ये किया है फ्लोर मैनेजमेंट, आपको नहीं किया है, फिर हम कहेंगे अरे भैया आपको हमारी बात सुनिए ना। अच्छा ठीक है, तो आपको नहीं किया था। जीतन मांझी को नीतीश को है ना जी, हम समर्थन, अरे भाजपा को, अरे मेरे भैया हम कह रहे हैं ना, क्यों आप हटे क्यों निकाले गए? नहीं मेरा सवाल, हमें विपक्ष में ही रहने देते, आप नहीं हटते, मुहावरे में नहीं हटते, जनता सुन रही है, मुहावरा सत्ता नहीं, हम निश्चित भी विपक्ष ने जनता ने दिया था, विपक्ष के लिए दिया था, हमको कौन बैठा दिया सत्ता में? वो छोड़ दीजिए सर, आप देखिए मुहावरे वाली बात बहुत हो गई। मेरे ख्याल से जनता के सामने अगर आप कुछ जानते हैं मेरे ख्याल से, तो स्पष्ट रखनी चाहिए कि क्यों है आपके अंदर ऐसी स्थिति। मांझी जी को लेकर है, या विलय को लेकर है, या बागी विधायकों को लेकर है? देखिए लोकतांत्रिक पद्धति वाली जहाँ पार्टियां होती है, जहाँ लोग होते हैं, यहाँ वन मैन शो, टू मैन शो तो चल नहीं रहा है कि मोदी 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 हम लोग कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे सर मांझी जी को लेकर है। बिल्कुल स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, मांझी जी को लेकर है। अरे मांझी जी के मैं कहा नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है गठबंधन के लेके ही हो, आपको विलय को लेकर। हाँ हो सकता है, बात सलाह आ रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। कौन लोग हैं? बागी विधायक हैं या फिर मेरी बात सुनिए ना, इसको सॉर्ट आउट करने का जिम्मेवारी हमारे नेताओं का है कि लोकतंत्र में जो विभिन्न विचार और ये है, अगर हमारे मतभेद, आपको लगता है सर विलय फंस रहा है? अरे भैया फंस नहीं, जब तक नहीं हो जाता घोषणा तो हम लड़पट नहीं बोल जाता है। नवल जी, जब तक अगर घोषणा ही होता है, जो राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, राजनीतिक संभावनाओं का, मैं फंस नहीं रहा हूँ, मैं ये स्पष्ट फंस भी सकता है। मैं कह रहा हूँ ना कि ये घोषणा जब तक नहीं हो जाए तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
नहीं कहा जा सकता। आपका जो परसेप्शन है, जो आप कयास मेरा लगा रहे हैं, परसेप्शन नहीं, मैं आपके हाँ बिल्कुल, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने उस रास्ते पर चलना का मन बना लिया है, हम लोगों ने तय कर लिया है, हम लोगों ने। लेकिन उस राह में आपके अपने ही रोड़े अपना जब इनका डाइवोर्स हुआ, जब नीतीश जी ने इनको छोड़ने का काम किया, इनको डाइवोर्स किया, इनके जिन कैरेक्टर के लेकर इनके चाल चरित्र चेहरे जब उजागर हो गए, जो इनके चाल चरित्र। सर आप दोनों की शादी में कौन अड़चन आ रहा है? आप दोनों की शादी में कौन अड़चन आ रहा है? हमारी शादी में कहीं अड़चन नहीं है, हमारी शादी का सवाल नहीं है। हम तो भाई भाई हैं ना। जब बीच में फूट हुआ था ना, घर फूटा था, हम तो एक ही स्कूल से निकले हुए लोग हैं, एक ही विचारधारा, एक ही समाज की बात करते हैं। हमारा सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी एक है। नवल जी के पास भाई भटक गया था, वो भाई मुहावरे को लेकर मैं आपसे पूछूंगा। कुछ तो कुछ है। अब रामानुज जी भी कह रहे हैं कि भैया हमारे अंदर फूट है, हमारे अंदर कुछ गड़बड़ी है, इसलिए बीजेपी वालों को मौका मिल रहा है चैलेंज देने का। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रामानुज जी देखिए वरिष्ठ नेता हैं, सुलझे हुए पढ़े लिखे राजनेता हैं। तो रामानुज जी सुलझे हुए हैं, तब सुलझा हुआ बयान दे रहे हैं, आप फिर क्यों नहीं दे रहे हैं? राजनीति को समझने का रामानुज जी का तरीका अलग होगा, मेरा तरीका जाहिर है अलग होगा जी। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि कहीं से कोई फूट की समस्या नहीं है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू ने बिहार के सम्मुख जो खतरे उभर रहे हैं, बिहार के कंपोजिट कल्चर के लिए, बिहार के विकास के सामने जो नई केंद्र में सरकार बनने के बाद जो नए नए खतरे पैदा हो रहे हैं, खासकर इस बात को देखते हुए कि केंद्र की सरकार बिहार को बदनाम करने के लिए जिस तरह केंद्रीय योजनाओं में बिहार के साथ भेदभाव कर रही है, सारे मदों में राशि को रोकी जा रही है, राशि को कम की जा रही है, यहाँ तक कि मनरेगा में जो मजदूर भाई हैं उनकी मजदूरी का हक मारा जा रहा है। तो हमारे लिए प्राइम कंसर्न, ठीक है, आपका कंसर्न है, मैं आपके सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ। हमारे लिए प्राइम कंसर्न रहा शुरू से लेकर आज तक केवल बिहार का विकास और सुशासन। बस मुझे इतना बता दीजिए, उन सवालों से आप क्यों भाग रहे हैं? उन सवालों से क्यों भाग रहे हैं? उन सवालों से जिन सवालों को लेकर रामानुज जी कह रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ है। नहीं, जो आपको कुछ है दिख रहा है, नहीं मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा जो आपको कुछ दिख रहा है उसके पीछे नहीं, नवल जी ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि वो कुछ हमारे बीच नहीं है। ये कुछ हमारे पड़ोसी को लग रहा है, उनका जो बेचैन है। आज मांझी जी का जो बयान वो कर हम देश के सामने ये तो हम लोग आज मांझी जी ने जो बयान दिया, मांझी जी के बयान को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उनके बयान का सारा जोर इस बात पर था कि बिहार का विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी हमारे और नीतीश जी के बीच में गलतफहमी पैदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। तो हमारे विपक्ष में एक ऐसा शातिर विपक्ष बैठा हुआ है, एक ऐसा चालाक विपक्ष बैठा हुआ है जो एक और जनता की आंखों में धूल झोंकने में माहिर है और दूसरी ओर सत्ता में आने के लिए उतनी ही तेजी से चालाक तो वो नीतीश जी को बता रहे हैं कि चालाक हैं लोग। नीतीश जी सबको सामने है ना, सबको सामने है। दिल्ली में बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री पटना में। चालाक शब्द का मुख्यमंत्री चालाक शब्द का भी चालाक तो वही लोग हैं जो लोग दिल्ली में बैठ कर रणनीति तय कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हटा रहे हैं, मुख्यमंत्री की वैकेंसी कर रहे हैं। अधूरी व्याख्या मत कीजिए, पूरे बयान को देखिए। चालाक साफ बताया कि नीतीश जी एक गंभीर किस्म का राजनेता है, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है और बिहार का विपक्ष हम दोनों मैं आपको बता भी रहा हूं, मैं सुनवा भी दूंगा अगर आप चाहें तो। गंभीर, बिल्कुल मेरे पास, हमने भी पूरा बयान सुना। गंभीर, हमने पूरा बयान, बिहार के चाणक्य और चालाक आदमी है। अरे तो चालाक आदमी और मैं भले ही बुद्धू नहीं, सुन लिया जाए। एक और बता रहे हैं मांझी जी कि नीतीश जी एक गंभीर राजनेता है जो हल्की फुल्की बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, बड़ी गंभीरता से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। दूसरे लाइन में वो ये कहते हैं कि नीतीश जी बिहार के चाणक्य हैं। तीसरे लाइन में ये कहते हैं वो कि बिहार का विपक्ष हम दोनों के बीच में। सुन लिया जाए। चार बातें कही उन्होंने। तीसरे लाइन में उन्होंने यह बताया कि बिहार का विपक्ष हम दोनों के बीच में मतभेद पैदा करने में लगा है और अंतिम वाक्य उन्होंने यह कहा कि केंद्र के सौतेले रवैये के चलते बिहार का विकास बाधित है। तो अगर आप चारों को मिलाकर पढ़ेंगे तो मांझी जी का मंतव्य स्पष्ट हो जाएगा। सर इस मांझी जी ने कुछ गलत बोला नहीं, इस बयान को लेकर आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा बगहा वाले बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? बहुत, क्योंकि छोटा सा ब्रेक मैं लूंगा। बगहा में कल सीएम ने कहा कि अगला मुख्यमंत्री मैं नहीं होऊंगा, ये मैं जानता हूं, लेकिन दलित हो इसलिए आप लोग एकजुट हो जाइए। कार्यकर्ताओं को, जनता को एकजुट होने की अपील करते हैं। अगला सीएम नीतीश नहीं होंगे? नहीं, देखिए मांझी जी के कहने का मतलब यह था कि बिहार के खासकर महादलित समाज को, यह बिहार में पहली बार हुआ है कि नीतीश कुमार जी ने त्याग और नैतिकता का उदाहरण पेश करते हुए मुख्यमंत्री की गद्दी पर एक मजदूर परिवार में जन्म लेने वाले महादलित समाज के व्यक्ति को गद्दी पर बिठाया। तो नीतीश कुमार जी ने बिहार के महादलितों के विकास का जो विजन, जो सपना, अगला सीएम, पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री हो गया, भूखे लेकर जा नहीं सकते। मांझी जी के बयान को अपने नजरिए से, मांझी नवल जी वक्त कम है सर। अगला सीएम दलित हो। यही तो जवाब दे रहे हैं ना।
जी के कहने का मतलब यह था कि बिहार के महादलितों को अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बेहतरी के प्रति अब सतर्क होने की आवश्यकता है, ताकि बिहार का शातिर विपक्ष जिस तरीके से अगला सीएम मतलब दलित की हो, स्थिति पैदा अगला सीएम दलित हो, अरे दलितों का राजनीतिक सशक्तिकरण होगा, सामाजिक सशक्तिकरण होगा, आर्थिक मजबूतीकरण होगा। अगला सीएम दलित हो, इस मुद्दे पर मांझी जी के साथ जेडीयू है? नहीं, देखिए, ये मांझी जी का अपना विचार है और प्रत्येक व्यक्ति विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। अब ये अपना विचार, लेकिन नहीं, आप इसकी व्याख्या इस तरीके से नहीं कर सकते। मैं सर व्याख्या नहीं करता हूं, मांझी जी के बयान को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से व्याख्या करते हैं। तरीके से मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा सर, ब्रेक है, मजबूरी है, मांझी जी की थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं, चर्चा जारी है। समाज की बेहतर तो क्या वक्त से पहले होंगे चुनाव, ये सवाल है। और सवाल इसलिए क्योंकि जेडीयू के अंदर की परिस्थितियां ठीक नहीं है। विलय से पहले को लेकर तमाम उथल पुथल मची हुई है। और खुद रामानुजी प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। वो खुद भी कह रहे हैं कि ठीक है, बाहर वालों को बोलने का मौका इसलिए मिलता है क्योंकि अंदर में कुछ गड़बड़ होती है, घैला फूटता है, हिलता है। रामानुज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि विलय को लेकर कोई पेच तो नहीं फंसा हुआ है, या सिर्फ सीएम मांझी जी को लेकर कुछ आपको लग रहा है गड़बड़ है? देखिए, मैं बताऊं जहां जी, अगर चर्चा को गंभीर करना चाहते हैं तो गंभीर करना चाह रहे हैं, इतनी हड़क बात छोड़िए। तो आप मैं कह रहा हूँ जी, मैं कह रहा हूँ, बड़ी बात की ना, अब तू इधर उधर की ना बात कर, बता कारवा क्यों? मैं तो चाहता हूँ कि आप सीधे बात पर आइए। ये कहना चाहता हूँ कि ये गठबंधन जो है कोई खास और तत्कालिक ये नहीं है। अगर तत्कालिक और खास भी कहा जाए तो मैं ये बताता हूँ कि साहब, देश के सामने जो परिस्थिति खड़ी हुई है, नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों को जो कह के आए, 10 साल में विपक्ष में रह करके, और बीजेपी के साथियों ने, बीजेपी के लोगों ने जिन जिन मुद्दों को उछाला, चाहे वो इनसाइड द हाउस हो, यानी पार्लियामेंट में रखा हो, असेंबली में तो ये सरकार चला रहे थे, ऐसे मेरे बड़े भाई विषय से भटक रहे हैं, कृपया करके विषय पर लाया जाए। सर, रामानुज जी को थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। फिर बोलिएगा तो जी रामानुज जी, लेकिन रामानुज जी, मैं मोदी जी पर हमें कहा पेज पर, मैं मांझी जी पर रहूंगा और विलय जो सवाल विलय पर मैं कह रहा हूँ कि मैं बताऊं कैसे विलय ठोस हो रहा है। मैं बताऊं आपको कि जो इन लोगों ने जहां जहां नरेंद्र मोदी जी गए, देश की तो कहते ही रहे कि 56 इंच का सीना है, सर काट के ले जा रहा है। हमारी सरकार आएगी तो एक सर काटेगा तो हम 5 सर काटेंगे। आज बतावें कि कितना सर। ठीक है सर, वक्त कम है मेरे पास, वक्त क्या चीन के, मैं आपसे सीधे पूछता हूं, आप जवाब दिया इन्होंने? ठीक है, आप जवाब में देश के लोगों के सामने जो वादा किया सर, वो काले धन का, वो देश के लोगों के सामने वादा किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है, आप उन तमाम दावों का जवाब देने के लिए विलय कर रहे हैं, विलय कर रहे हैं, आप समझ गए। विलय को रोकने के लिए जेडीयू के तमाम बागी विधायक हैं, कह रहे हैं 50 की संख्या में हमारे पास हैं जो विलय नहीं चाह रहे हैं। खुद कई विधायक भी हैं। मैं आपको बताऊं ना, आप तकनीकी प्रक्रिया जो अपनाई जाएगी, मैं तकनीकी भी बता देता हूं, मैं तकनीकी भी बताता हूं ना जी। सुब्रमण्यम स्वामी भी लेके जनता पार्टी घूम रहे थे, वो घूमते रहेंगे। विलय होता है अगर दिल मिल गया, मुद्दा अगर हमने पहचान लिया, देश के सामने जो मुद्दा है, देश के सामने जो मसाइल है, को लेकर तो जवाब बिल्कुल देश के सामने मसाइल है। संख्या में अगर कह रहे हैं कि ये देश टाटा का है, अडानी का है, अंबानी का है सर, लेकिन वो जवाब मेरे से नहीं मिल पा रहा है आपसे। नहीं, आपको तो बिल्कुल 2/3 बहुमत नहीं चाह रहे, 2/3 बहुमत हम कह रहे हैं ना कि जो साथी कह रहे हैं ना, वो बहुत अगर कह रहे हैं, बयानवीर लोग बयान दे रहे हैं तो बयान देते रहेंगे, वो लेके घूमेंगे। लेकिन आपके साथ आ जाएंगे। आज जब नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार में कहते हैं वोट मांगेंगे, ये झारखंड में मांग रहे हैं, और अमित शाह, नरेंद्र मोदी चुलीभाड़ में गए, जो है सो आडवाणी जहां गए, जो नहीं, इस तरह के शब्द नहीं बोले। आज जो है जब पर्सनालिटी बेस, किसी को मैं आऊंगा पर्सनालिटी बेस, हम नहीं बोल देंगे। नया मियाँ ज्यादा प्याज खाता है, नया भाई नहीं हुए। ये मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन रामानुज जी, मेरा सवाल का जवाब कहाँ मिल पा रहा है? पर्सनालिटी बेस ये होता है, पॉलिटिक्स हो रहा है इस देश में, अच्छा हो बुरा हो, नहीं हो रहा है। ये तो उसी तरह मैं कह रहा हूँ, पर्सनालिटी बेस मैं कह रहा हूँ कि हमारे नेता जब मिल रहे हैं
हमारे नेता जब लालू जी, नीतीश जी, शरद जी, मुलायम तो सिंह नीतीश जी के नाम पर और लालू जी के नाम पर वोट तो मांग मैं लेंगे। कहा बस बिल्कुल पर्सनालिटी यही हो रहा है। पॉलिटिक्स आप भी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अच्छा हो कहिए बुरा कहिए डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन आज आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स जो है तो फिर फर्क- नरेंद्र मोदी तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क कहाँ है? तो देश का किस तो तरह की बात हो रही है? इसलिए जंगल राज कहिए वे करेगा। अब कह रहे ना सुशासन बाबू को आप गाल बजा रहे हैं। एक सेकंड, कहाँ गए देखिए बात तो वही मॉनिटर करिए ना। फर्क नहीं है ना फिर पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स आप भी करते रहे, आप भी कर रहे मैं हैं, करते नहीं और रहा। BJP कर रहे हैं। मैं झूठ बोलूं या इन लोगों की तरह गाल बजाऊं? आपकी पार्टी तो कर हमारे रही है। सम्मान नेता आपकी लालू पार्टी जी तो कर है, रही है। हमारे सम्मान नेता लालू मेरा जी सवाल, है, जेडीयू के वक्त से नीतीश जी पहले हैं, चुनाव वहाँ सोनिया जी होंगे। है तो और किस वो वक्त से है ज्यादा किसे बैठे मिलेगा? हुए मेरा सवाल फाइनल इनके कमेंट आपसे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह है। जी एक सेकंड, जी अरे भैया आप चुप, आप बोलने दे रहे हैं किसी जी एक को? सेकंड अमर जी। हाँ देखिए मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, नहीं स्पष्ट क्या कहिएगा, गाल बजाइएगा, स्पष्ट कहने नहीं दूसरे पे लालू यादव पालिएगा। जी सशंकित हैं। लालू यादव जी विलय के मुद्दे पर सशंकित हैं। कोई सशंक और नहीं है, लालू आपके यहाँ है, लालू यादव- आप लोग प्रचार लालू कर रहे यादव के दिमाग हैं, में जा रहा बीजेपी है। के साथी लोग वक्त से पहले चुनाव करवा रहे हैं। वाले लोग प्रचार कर रहे हैं। एक सेकंड सर। ये हमारे यहाँ कोई ये नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं, कोई भ्रम रमन नहीं। जी, रमन जी। हम लोगों ने देश की परिस्थिति को सामने रख सर करके परिस्थिति आपने और सामने मैदान रखी, लेकिन पूरा आपके अंदर की हम लोगों ने परिस्थिति निर्णय घैला जो किया हिल कि रहा है क्या आपका होगा। सर, आपके अंदर की सुन लीजिए, परिस्थिति आप सुन कहाँ लीजिए, ठीक एक कर पा रहे मिनट, हैं? मैंने वही कह रहा आऊंगा, हूँ। अभिनंदन। लालू जी कह रहे हैं सोए हुए थे चैन से ओढ़े कफन मजार का। वाह 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 किसने वाह, आप पता ही जानते बता हैं दिया, कि नहीं कर रहे यहाँ ना, भी सत्ता में आए आ हैं ना गए। गाल बजाने, अब ये सशंकित कल है। तक कहाँ उसको चले पहले गए ही कफन हो हैं? चुके हैं लालू किसके यादव। गोद में चुनाव चले होंगे, गए? चुनाव होंगे, वक्त से पहले। ये लटका झटका से नहीं चलेगा। ये नया मियाँ जाने पे खाता है, नया भाई पे ही हुआ रमन जी, रमन जी, एक सेकंड। चुनाव होंगे। जवाब देना पड़ेगा। स्पष्ट मैं कह रहा हूं, देश की जनता जवाब मांग रही है, कहाँ गया काला धन? नहीं तेल का दाम सारी दुनिया में गिरा और आप एक साई ड्यूटी लगा करके वसूल रहे हैं। मध्यावधि चुनाव दिख रहा है, वक्त ये बहुत वादे किए सर गए, क्लोज कर रहा हूँ, वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है, माफी चाहूंगा, देखना होगा आगे होता है क्या। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार। या जो कर ले